हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के क्वेश्चन आंसर्स। कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी। जो कॉलम ए में कुछ आइटम्स हैं उनको कॉलम बी के आइटम्स के साथ आपको मैच करना है। तो अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग कुछ फिगर के तौर पर समझते हैं। अब यहाँ पर इस कॉलम बी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वहां देखिए। इसमें है अ चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग। तो मस्कुलर फोर्स जहां पर हमारे मसल्स यूज होते हैं एज अ फोर्स हम लगाते हैं उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जहां मैग्नेट का प्रेशर होता है, फोर्स लगता है, तो जो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ कॉम्पस नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शनल फोर्स जहां फ्रिक्शन लगता है, जैसे अ क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ओन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन। फ्रिक्शनल फोर्स है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपने पढ़ा है, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, जैसे अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, पेड़ से फ्रूट का गिरना, वो भी नीचे गिरना, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहां पर चार्ज होता है, जैसे अ बलून रब्ड ऑन अ वुलन क्लॉथ अट्रैक्टिंग हेयर स्ट्रैंड्स। यहाँ बैलून जो वुलन क्लॉथ से रब करने पर चार्ज हो गया और उसने हेयर स्ट्रैंड्स को अट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स बताना है आपको, तो इनको भी हम कुछ डायग्राम के थ्रू या फिगर के थ्रू समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला है आपका, अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स हमेशा जरूरत पड़ती है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, मोशन में लाना हो। अगर वो स्टैटिक मोशन में है, अगर रुकी हुई है, उसको अगर मूव करना है तो हमेशा फोर्स लगती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक बॉल को अगर उस स्टैटिक पोजीशन से मूव करना है तो हमें प्रेशर लगता है, यानी फोर्स लगता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ट्रू हुआ। नेक्स्ट है आपका जो सेकंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट है, ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड इंक्रीजेस। फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल है वो आगे बढ़ती जा रही है, रोल करती जा रही है। तो फ्रिक्शन हमेशा चीजों को रोकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अगर बॉल फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी तो वो रुक ही जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका, देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। कि अगर दो चार्ज बैलून्स हैं और थोड़ी दूरी पर हैं तो उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम फॉल्स है, क्योंकि अगर दोनों चार्ज्ड है और दोनों ही चार्ज हैं तो वो आपस में रिपल करेंगे। Two balloons rubbed with a woolen cloth are brought near each other. What would happen and why? अब ये चीज इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी, जो अभी हमने चार्ज बैलून के बारे में पढ़ा था। जैसे कि दो बैलून्स हैं, उसको वुलन क्लॉथ से, कपड़े से अच्छे से रब किया, यानी कि उसको चार्ज किया, तो क्या हुआ। जैसे यहाँ देख लीजिए, बैलून्स हैं, उनको चार्ज किया। अब क्योंकि दोनों ही चार्ज हैं तो हमेशा दोनों रिपल करेंगे, यानी दूर दोनों आपस में दूर भागेंगे, आप अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपल होंगे। तो यही है, अगर दोनों चीज चार्ज्ड है तो वो हमेशा रिपल करेगी। तो जो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, द टू balloons will repel each other because they get the same kind of charge when rubbed with a woolen cloth। दो बैलून्स जो होते हैं वो आपस में रिपल करेंगे, यानी कि अट्रैक्ट नहीं होंगे, दूर भागेंगे। और क्योंकि दोनों के ही सेम काइंड ऑफ चार्ज होंगे जब उसको वूलन क्लॉथ से चार्ज करेंगे या रब करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, वो हमेशा रिपल करते हैं, यानी दूर भागते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन यू ड्रॉप अ कॉइन इन अ ग्लास ऑफ वाटर इट सिंक्स, बट व्हेन यू प्लेस अ बिगर वुडन ब्लॉक इन वाटर इट फ्लोट्स। एक्सप्लेन। आपको एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप एक ग्लास ऑफ पानी, मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें अगर आप कॉइन डालते हो तो वो डूब जाती है, लेकिन वुडन ब्लॉक अगर डालते हो तो वो फ्लोट करती है, तैरने लगती है। जैसे आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। अब आप कॉइन को डालोगे तो नीचे जो पानी का प्रेशर होगा, बायो एंड फोर्स जिसको बोलते हैं, वो कम लगेगा, और कॉइन का जो वेट होगा वो ज्यादा है, इसलिए वो डूब जाती है। लेकिन वुडन ब्लॉक के अंदर देखेंगे तो जो वुडन का जो वेट है वो पानी के जो प्रेशर यानी बायो एंड फोर्स से कम है, इसलिए वो तैरती है। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं, व्हेन अ कॉइन इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्टिंग ऑन अ कॉइन इज ग्रेटर देन द बायो एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। जब हम कॉइन को पानी के अंदर डालते हैं तो जो पानी के अंदर उस कॉइन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी उसका वेट जो होगा वो ज्यादा होगा पानी के बायो एंड फोर्स के मुकाबले में।
इसलिए कॉइन जो होती है वो डूब जाती है. While when a bigger wooden block is placed in water, the gravitational force and the buoyant force becomes equal. और वुडन ब्लॉक जो होता है, जैसे कि वो आपने देखा था लकड़ी का टुकड़ा, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो पानी का जो बायोएंट फोर्स है वो दोनों इक्वल होता है, इसलिए वो उसके ऊपर फ्लोट करती है. नेक्स्ट है आपका, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट स्लोज डाउन, स्टॉप्स मोमेंटरीली एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल एंड स्पेसिफाई देयर डायरेक्शंस. अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता है, बीच में एकदम रुकता है एंड देन उसके बाद नीचे ग्राउंड में गिरता है. तो अब आपको उनके फोर्सेस बताने हैं कि इन तीनों सिचुएशंस में उस बॉल के जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे. ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन एंड एट इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन. जैसे ये आपको फिगर दे रखा है, अब इसको हम समझते हैं. फिगर के तौर पे समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा. जैसे ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो उसका प्रेशर लगेगा, वेट, उसके वेट की वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड्स. एंड ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, और क्योंकि हमने ऊपर फेंकने के बाद वो नीचे की तरफ आ रही है, तब भी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स होगा. एंड एट इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन, जब बॉल रुकती है एकदम, तब भी उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ आएगा. यानी कि इसके तीनों के आंसर सेम ही है. ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, फोर्स एक्टिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ लगेगा. डाउनवर्ड मोशन में भी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही है और डाउनवर्ड्स लगेगा. एंड एट इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन, उसका जो फोर्स होगा उस बॉल का, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड्स होगा. नेक्स्ट है आपका, अ बॉल इज रिलीज from the point P and moves along an inclined plane and then along a horizontal surface as shown in the figure 5.16. It comes to stop at the point A on the horizontal surface. अब एक बॉल को रिलीज किया गया पॉइंट P से इंक्लाइन प्लेन, स्लैंटिंग लाइन में, इंक्लाइन प्लेन में, फिर उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस में डाला गया. जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, P पॉइंट से बॉल नीचे की तरफ जा रही है और A पे आकर रुकेगी. तो अब आपको बताना है किस किस पोजीशंस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा. थिंक ऑफ अ वे सो दैट व्हेन द बॉल इज रिलीज फ्रॉम द सेम पॉइंट P इट स्टॉप बिफोर द पॉइंट A. अगर पॉइंट A से पहले रुकेगी तो कैसे होगा, क्या होगा, है ना. किस तरह से आप उसको एक से पहले बॉल को रोक सकते हैं ये आपको बताना है. एंड आफ्टर क्रॉसिंग द पॉइंट A, अगर A पॉइंट को क्रॉस कर देती है तो उस सिचुएशन में आप उसको कैसे बॉल को A से क्रॉस कराएंगे. तो आपको अब सरफेस को में ही कुछ करना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस का ही कुछ होगा यहाँ पर, जहां पर हमें पता चलेगा कि बॉल को हमें ए से पहले कैसे रोकना है और बॉल को हमें ए को एक से बाद कैसे रोकना है. तो फर्स्ट है आपका, टू मेक द बॉल स्टॉप बिफोर पॉइंट ए से पहले अगर बॉल को स्टॉप करना है तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस को रफ बनाना पड़ेगा, रफ सरफेस बनाना पड़ेगा. तो रफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय मेकिंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ. उस हॉरिजॉन्टल सरफेस को के अंदर फ्रिक्शन को बढ़ाना है ताकि वो बॉल जो है वो स्मूथली आगे ना बढ़ पाए और वहीं रुक जाए. तो ड्यू टू मोर फ्रिक्शन द बॉल लूसेस इट्स स्पीड क्विकली एंड स्टॉप्स बिफोर रीचिंग पॉइंट ए. अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो बॉल जो है वो रुक जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो ए पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही रुक जाएगी. सेकेंड आपका, टू मेक द बॉल स्टॉप आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट ए. अगर ए पॉइंट से बाद तक आपको लेके जाना, लंबा खींचना है उस बॉल को, स्पीड को, तो आप क्या करोगे, तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस को आपको स्मूथ बनाना है, यानी फ्रिक्शन कम करना है. तो आप क्या करेंगे, डिक्रीज द फ्रिक्शन बाय मेकिंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ. हॉरिजॉन्टल सरफेस को आपको फ्रिक्शन को कम करना है, तो आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक ऑयल डाल सकते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है ना. इस तरह से आप उसको बॉल को आगे तक स्पीड, लेस फ्रिक्शन में क्या होता है कि बॉल की जो स्पीड होती है वो कम खर्च होती है और वो आगे तक बढ़ती जाती है. सो इट स्टॉप्स आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट ए. तो रफ बनाने के लिए आपको चाहे तो आप सैंड डाल सकते हो रफ करने के लिए, और स्मूथ बनाने के लिए आप चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं. तो इस तरह से आप फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं. तो इन दोनों सिचुएशंस में आपका आंसर ये है. नेक्स्ट है आपका, व्हाई डू वी समटाइम्स स्लिप ऑन स्मूथ सरफेस लाइक आइस और पॉलिश फ्लोर्स, एक्सप्लेन. कभी कभी हम लोग स्मूथ सरफेस यानी चिकनी सरफेस पर, जैसे कि आइस या पॉलिश फ्लोर्स पर हम लोग स्लिप हो जाते हैं. जैसे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, अगर पॉलिश सरफेस है तो वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है
और हम लोग आगे की तरफ फिसलते जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करना है। तो we sometimes slip on smooth surface like ice or polished floors because there is very little friction between our feet and the smooth surface. हम लोग स्मूथ सरफेस जैसे कि आइस और पॉलिश फ्लोर्स पे इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि हमारे जो फीट यानी पैर में और जो सरफेस में उनके बीच में फ्रिक्शन कम होता है, एंड ड्यू टू लेस फ्रिक्शन आवर फीट डू नॉट गेट इनफ ग्रिप, सो वी स्लिप इजिली। और क्योंकि फ्रिक्शन कम होने की वजह से हमारा जो फीट है उसमें अच्छे से ग्रिप बनता नहीं है और हम लोग फिसल जाते हैं। अगला है आपका, इज एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि स्ट्रेट मोशन में नहीं है, कहीं स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या फोर्स लगेगा? तो यस, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। अगर यहाँ पर एक कार दिख रहे हो आप, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। एक बॉल है जो कि नीचे की तरफ गिर रही है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो आप इसका आंसर में लिख सकते हैं, यस, अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ आर चेंजिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, उसमें जब फोर्स लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि उसकी जो स्पीड ऑफ डायरेक्शन है, स्पीड है और जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो दोनों आपस में बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, तो उसके अंदर फोर्स लगता रहता है। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड। फोर्स की जरूरत होती है ताकि उसकी स्पीड को बदल सके और उसके डायरेक्शन को बदल सके। तो यहाँ पर फोर्स हमेशा अप्लाई होता है। तो ये था इसका आंसर। अब जो 9th क्वेश्चन है वो है आपका, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून बिकम्स 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, व्हाट कॉजेस दिस चेंज। आप मून के अंदर जब वेट देखते हो और अर्थ पे अंदर अपना वेट देखते हो तो उनमें फर्क होता है। मून के अंदर अर्थ के वेट से 1/6 होता है, यानी कि वो मैं बताऊंगी आपको एग्जाम्पल के तौर पे। व्हाट कॉजेस दिस चेंज, इसमें ऐसा चेंज क्यों होता है, ये मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी, अच्छे से आप देखना। डज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम 1/6 ऑफ इट्स मास ऑन अर्थ। क्या अर्थ के अंदर जो मास है और मून का जो मास है उनमें भी चेंजेस आते हैं, क्या वो भी 1/6 होगा? अब इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि अर्थ में एक ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वेट जो है मान लो 60 न्यूटन है और जो मून के अंदर होगा वो 1/6 यानी ऑफ 60 दैट इज 10 न्यूटन लगेगा। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून becomes 1/6 of its weight on the earth because the moon pulls object with less gravitational force than the earth। जो मून के अंदर जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का, वो अर्थ के अंदर जो उसी ऑब्जेक्ट का वेट से 1/6 होता है, यानी कि 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। क्योंकि जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, इस वजह से ये अंदर है। अब इसने पूछा था मास में डिफरेंस आएगा कि नहीं, तो नो, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट बिकम 1/6। ऑब्जेक्ट के मास में डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि वेट में मास और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों लगती है, और यहाँ पर मास जो दोनों का सेम ही रहेगा जैसे है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट में मैटर है, जिस चीज से वो चीज बनी है, वो दोनों तो सेम ही होंगी, चाहे वो अर्थ पे रखो या मून पे रखो, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा मास के अंदर, इसलिए। नेक्स्ट है आपका, 3 ऑब्जेक्ट्स 1, 2 and 3 ऑफ द सेम साइज एंड शेप बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन द वाटर। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम साइज के हैं, शेप के हैं, लेकिन बने तीनों अलग अलग मटेरियल से हैं और उनको तीनों को पानी में डाल दिया। दे डिप टू डिफरेंट डेप्थ्स एज शोन इन फिगर 5.17। उनको डिफरेंट डेप्थ्स में यानी कि डेप्थ्स में डाला गया, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। इफ द वेट ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स 1, 2 and 3 are W1, W2 and W3 respectively, then अगर तीनों का वेट को हमने W1, W2 and W3 से डाला है, तो आप इस फिगर को देखकर क्या समझ पा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि बायोएंट फोर्स और जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का क्या डिफरेंसेस होता है, ये आपको बताया था। जितना बायोएंट फोर्स लगेगा, अगर वेट ज्यादा है, बायोएंट फोर्स कम है, तो वो सिंक होगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है, W1 is greater than W2 is greater than W3। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।